लेकिन पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से बात की थी किसकी, इस किडनी के बारे में बात की थी। इसके बारे में बात की थी, किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी, किडनी की लोकेशन देखी थी, किडनी की शेप देखी थी। अच्छा, अब इन किडनी से जो है वो निकल रही होती हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पेयर निकल रहा होता है, एक इस किडनी से एक इस किडनी से। और इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरीटर। ये जो दो ट्यूब्स हैं जो किडनी से निकल रही हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं यूरीटर। अब ये यूरिटर जो अराइज होती हैं वो कहाँ से अराइज होती है, किडनी के अंदर जो ये रीनल पेल्विस है, ये जो इसको मैं कलर दे रहा हूँ, इस रीनल पेल्विस से जो है वो क्या अराइज होता है, इससे अराइज होती है ये यूरिटर। देखिए क्या है ये यूरिटर। अब यूरिटर की अगर हम बात करें, इनकी जो लेंथ होती है ये तकरीबन 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब है। और इंटीरियरली जो है ये इंटीरियर यानी स्टार्ट में यहाँ से तो ये कनेक्ट है किडनी के साथ, इस जगह पर ये इंटीरियरली किससे कनेक्ट है, किडनी के साथ जो है ये कनेक्ट हैं। लेकिन ये जो ओपन होती हैं रीनल पेल्विस से स्टार्ट होती हैं, और पोस्टीरियरली दे नैरो एंड एक्सटेंड डाउन टू ज्वाइन द यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन पोस्टीरियर साइड से, ये नीचे वाला साइड जो पोस्टीरियर साइड है, इसमें ये नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, और किससे ज्वाइन हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो देखिए यहाँ नीचे ये किसके साथ ज्वाइन हो गई, यूरिनरी ब्लैडर। और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये यूरिन को, मिसाल के तौर पे अगर ये यूरिन है, तो इस यूरिन को किडनी से जो है वो कहाँ पहुंचाती हैं, इस यूरिन को किडनी से पहुंचाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो टेम्पररी क्या होता है, स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग इनफ होल्ड द हाफ लीटर ऑफ यूरिन, यानी इसके अंदर एडल्ट के अंदर तकरीबन हाफ लीटर ऑफ यूरिन इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर स्टोर हो सकता है हाफ लीटर ऑफ यूरिन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब इसमें यूरिन भर जाता है, उसके बाद क्या होता है, कनेक्ट मस्कुलर थिन ट्यूब, उसके बाद फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके नीचे एक मस्कुलर थिन ट्यूब होती है यहाँ पर। ये जो एक मस्कुलर थिन ट्यूब है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिथ्रा। इसके जरिए क्या होता है, ये यूरिन जो है वो बॉडी से क्या हो जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो फिर ये यूरिन जो है वो इस यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। अच्छा, यूरिथ्रा जो होता है, अब ये जो यूरिथ्रा है, इसके पास भी क्या होते हैं, इसके पास वॉल्व्स होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर यूरिथ्रा है, इसको एक मिनट में समझाता हूँ, ये हम थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या है, ये है यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर है। और ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिथ्रा। अब क्या होता है कि इसके यूरिथ्रा का जो इस साइड यहाँ पर जो है वो क्या लगे होते हैं, कुछ वॉल्व लगे हुए होते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये वॉल्व। अब ये जो वॉल्व होते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इन वॉल्व्स को हम कह रहे हैं स्फिंक्टर। आपने पढ़े होंगे ना वॉल्व, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऐसे यहाँ पर भी ये स्फिंक्टर लगे होते हैं। और ये किसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन। द इंटरनल urethral sphincter regulate the involuntary control of urine flow from the bladder to the urethra, and the external urethra sphincter provide voluntary control of urine flow from bladder to the urethra। अब आप देखें, स्फिंक्टर जो होते हैं, आपने एनल स्फिंक्टर भी पढ़े होंगे। अब मैं यहाँ पर इतना डिटेल में सिंपल से आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये दो स्फिंक्टर लगे हैं, एक ये अंदर वाला जो स्फिंक्टर है इसको मैं कह रहा हूँ इंटरनल, और ये जो बाहर वाला है स्फिंक्टर इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यूरिन जो है वो, अगर यूरिन भर जाएगा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर अगर यूरिन से भर जाएगा, तो ये वाला जो स्फिंक्टर है ये खुद ही ओपन हो जाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो स्फिंक्टर है, ये वाला जिसको आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर कह रहे हो, ये वाला, ये, तो मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाला जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री है, ये आपके कंट्रोल में है। अब अगर हम इसको जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इसको बंद भी रख सकते हैं कुछ टाइम बिंग। अब बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं, एक टाइम होता है जब तक, अगर ये बहुत ज़्यादा फिल हो गया तो इसकी ये पास आउट करना है।
लेकिन फॉर टाइम बिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये बाहर वाला जो स्फिंक्टर है ये क्या है, ये है वॉलेंट्री। बड़ों में छोटे बच्चों में ये इनवॉलेंट्री होता है, उनके पास ये वॉलेंट्री नहीं होता, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बड़े जो हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने यूरिन को होल्ड कर सकते हैं, अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। और वो किसकी वजह से होल्ड कर सकते हैं, इसी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो है वो बंद करके क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने करनी थी, किसकी जो है वो, इसकी जो है वो यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन तीन को थोड़ा सा के बारे में थोड़ा सा बताना था। क्योंकि असल में हमने आज जो पढ़ना था वो पढ़ना था हमने आज, बात करनी थी आज हमने इसकी, नेफ्रॉन की। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब यहाँ पर अगर मैं किडनी बना देता हूँ, ये मैंने किडनी बना दी। आपको पता है कि किडनी का ये वाला एक कॉर्टेक्स रीजन है और एक रीजन क्या है, मेडुला। अब इस किडनी के अंदर इस तरह माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद, माइक्रोस्कोपिक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। और इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। और जो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, ये नेफ्रॉन ही करते हैं। तो असल जो फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी के जो काम करने वाले जो यूनिट्स हैं बेसिक, वो क्या है, वो नेफ्रॉन ही है। अच्छा, नंबर्स कितने होते हैं नेफ्रॉन के, अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। यानी मैंने तो एक बनाया है, मैंने ये एक नेफ्रॉन बनाया है, लेकिन एक किडनी के अंदर ये कितने नेफ्रॉन होते हैं, तकरीबन 1 मिलियन। आई थिंक 10 लाख तक ये नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी के अंदर क्या है, मौजूद होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक नेफ्रॉन अगर हम देखें तो एक नेफ्रॉन के जनरली कंसिस्ट होता है, एक तो इसमें मेन पार्ट में इसमें एक रीनल कैप्सूल आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। अब अगर मैं यहाँ पर एक किडनी ड्रा करूँ, सॉरी एक नेफ्रॉन ड्रा करूँ, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक नेफ्रॉन ड्रा, ये से तो मैंने एक नेफ्रॉन ड्रा कर दिया। अब ये जो नेफ्रॉन है, अगर मैं इसको जर्नली डिवाइड करूं तो इसके दो पार्ट, एक पार्ट तो इसका ये वाला पार्ट, ये साइड जो है इसकी, ये पार्ट जिसको मैं ब्लू से जो है वो सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट कहलाता है रीनल कैप्सूल। ये पार्ट क्या कहलाएगा, रीनल कैप्सूल। और इस रीनल कैप्सूल में दो चीजें आ जाएंगी जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें आ जाएगा ग्लोमेरुलस और दूसरा इसमें आ जाएगा बोमैन कैप्सूल। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, ये दोनों चीजें मिलकर कहलाएंगी रीनल कॉर्पसल्स। तो हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पसल्स कहेंगे। और दूसरा जो पार्ट है जिसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा पार्ट है, ये इसको मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ कलेक्टिंग डक्ट को, क्योंकि ये एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रीनल ट्यूब्यूल में आ जाएगा एक प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले और डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये तीन पार्ट जो है वो क्या, कौन से क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रीनल ट्यूब्यूल। फिर डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल खुलता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसको आगे हमने डिस्कस करना है। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने एक जर्नल सा स्ट्रक्चर बताया है किसका, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो मैंने चीजें बताई हैं, इनको अगर मैं इसी नेफ्रॉन जो मैंने अभी बनाया है, अगर मैं इसमें जो है वो इनको अंडरलाइन, इसको जो है वो लेबल करूं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ये जो नजर आ रही है कप शेप की स्ट्रक्चर ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ये जो थोड़ी मुड़ी हुई स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल हो गया,
ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और ये जो नज़र आ रही है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये हो गई टेस्टिल कन्व्यूलेटिव ट्यूब। ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं, वन बाय वन हम इन पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें आते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, सबसे पहले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रीनल कॉर्पसेल्स की बात कर लेते हैं। तो रीनल कॉर्पोसेल्स कंसिस्ट ऑफ डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क कॉल्ड ग्लोमेरुलर। यानी जो रीनल कॉर्पोसेल्स है, मैं अगर यहाँ पर ड्रा कर दूं, इसको ड्रा कर देता हूँ, ये देखें अभी सिर्फ रीनल कॉर्पोसेल्स ही बना रहा है। तो रीनल कॉर्पोसेल जो है वो किस किस चीज़ पर कंसिस्ट है, एक तो इसके अंदर होता है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो रेड कलर का मैंने शो किया है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय अ थिन कवरिंग कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये सराउंड करता है किससे, एक थिन कवरिंग से। मैं इस थिन कवरिंग को जो है वो ब्लू कलर दे रहा हूँ। ये जो एक कप शेप की थिन कवरिंग है, ऐसे थिन कवरिंग है, मतलब इसकी वॉल जो होती है ऐसे थिन होती है, तो इसको कहा जा रहा है ये थिन कवरिंग जो है। इस थिन कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल। ये जो मैंने थिन कवरिंग इसकी बनाई है ब्लू कलर की, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। अच्छा, ग्लोमेरुलस इस बोमेन कैप्सूल भी आप इसको कह सकते हो, और आप इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कह सकते हो। के बाद आ जाते हैं ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को दोनों को मिलाकर हम मेलपिगियन बॉडी भी कह सकते हैं। यानी जो रीनल कैप्सूल है, इसके अंदर जो है वो इसके लिए हम एक और टर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलपिगियन बॉडी भी इसको कह सकते हैं। यानी ये जो ब्लू और रेड कलर का जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, इनको मिलाकर क्या कह सकते हैं, इनको मिलाकर हम कह सकते हैं जो है वो मेलपिगियन बॉडी भी कह सकते हैं। कहता है ग्लोमेरुलस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच विच अराइजेस फ्रॉम एफरेंट आर्टरीज। यानी जो ग्लोमेरुलस है, ब्लड की कैपिलरीज हैं, और ये कैसी है, ये है बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो क्या है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब जिस ब्लड कैपिलरीज से ये अराइज हो रही होती है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है जिस ब्लड कैपिलरीज से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरीज। हम क्या कह रहे हैं, एफरेंट आर्टरीज, जिससे ये वो जो है वो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस जो है वो निकल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो ऐसे, यहाँ पर मैं अगर ऐसे बना कर देखूँ, ये मिसाल के तौर पे क्या है, ये एफरेंट आर्टरीज है। इससे निकल रही है ये बॉल की तरीके की छोटी छोटी ये कैपिलरीज, ये ऐसे निकल रही है छोटी छोटी कैपिलरीज। इसको क्या कह रहा हूँ, इनको मैं कह रहा हूँ ग्लोमेरुलस। इसको क्या कह रहा हूँ मैं, ग्लोमेरुलस। तो मतलब इस ग्लोमेरुलस में से जो ब्लड देता है, ग्लोमेरुलस को जो ब्लड पहुंचा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है, एफरेंट आर्टरीज। आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं किससे बनी है, ये बनी है एफरेंट आर्टरीज से, और फिर ये आपस में मिल के दोबारा एक दूसरी आर्टरीज बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरीज। यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि जो ब्लड लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस की तरफ, वो एफरेंट आर्टरीज, और वापस जो लेके जा रही है इससे, वो कौन सी आर्टरीज है, वो है इफरेंट आर्टरीज। इसको इसको सराउंड किसने किया हुआ है, कि चारों तरफ एक थिन ट्यूब है, ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ये थिन ट्यूब है, जिससे ये सराउंड है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, कप शेप की स्ट्रक्चर है, जिसको कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल। तो ये मैंने पूरी स्ट्रक्चर सिर्फ रीनल कॉर्पसेल्स ही की यहाँ पर बनाई है। कहता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैव पोर्स ऑफ अबाउट 70 नैनोमीटर इन डायामीटर। यानी यहाँ पर इनके पोर्स होंगे छोटे छोटे, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, इनमें छोटे छोटे यहाँ क्या होंगे, सुराख होंगे इस जगह पर। यहाँ छोटे छोटे क्या होंगे, सुराख होंगे, पोर्स होंगे, और इनका डायमीटर कितना होगा, इनका डायमीटर 70 नैनोमीटर इनका क्या होगा, डायमीटर होगा। और इस छोटे 70 नैनोमीटर डायमीटर का काम क्या होता है, प्रिवेंट द लार्ज मॉलिक्यूल एंड ब्लड टू पास थ्रू इट। यानी लार्ज मॉलिक्यूल और जो बड़े ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसीज वगैरह, वो इससे पास नहीं हो सकते। यानी 70 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो यहाँ पर ब्लड की जब फिल्ट्रेशन होगी, तो ब्लड के अंदर से वाटर निकल जाएगा। यानी वो चीज़ें जिनका साइज 70 नैनोमीटर से छोटा है, 70 नैनोमीटर से साइज इनका छोटा है, इवन के वो बाज़ाफ़ा वो छोटे वाले पार्टिकल भी नहीं निकल पाते, आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन अभी यहाँ से फिर मिसाल ब्लड कैपिलरीज से जो निकलेंगे वो कौन निकलेंगे, जिनका साइज क्या होगा, 70 नैनोमीटर से कम होगा। लेकिन जिनका 70 नैनोमीटर से ज्यादा साइज होगा वो इससे जो है वो गुजर नहीं पाएंगे, इस ब्लड कैपिलरी से गुजर नहीं पाएंगे। सही, तो ब्लड ब्लड के सेल्स हो गए, लार्ज प्रोटीन हो गए, वो इससे गुजर नहीं पाएंगे जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होगी। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम इसकी फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पर बात कह रहा है, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट सेल दैट आर रैप्ड अराउंड ब्लड कैपिलरीज। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस नहीं बना रहा हूँ, मैं ये ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी बनाई है। अब ग्लोमेरुलस की कैपिलरी के ऊपर इस तरह से कुछ सेल्स रैप होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे रैप होते हैं, फुट लाइक जो इनकी प्रोसेसेस होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पोडोसाइट। बेसिकली ये जो है वो ब्लड कैपिलरीज का पार्ट नहीं है, ब्लड कैपिलरीज के ऊपर होते हैं ये सेल्स, ऐसे सराउंड किया हुआ होता है उसको ऐसे। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कह रहे हैं पोडोसाइट्स। काम क्या होता है इन पोडोसाइट्स का, दीज सेल्स है वो स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग, ये इसमें बीच में जो है वो इसके अंदर से इलोंगे, एक होता है देखो ओपनिंग, अगर एक कोई ओपनिंग राउंड होती है तो उसको हम कहते हैं पोर, ऐसी ओपनिंग जो राउंड होगी उसको क्या कहेंगे, सर्कल में होगी उसको पोर कहेंगे। और कोई ओपनिंग ऐसे इलोंगेटेड होगी तो उसको क्या कहेंगे, स्लिट कहेंगे। तो कहता है इन सेल्स के दरमियान में ये स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। इस स्लिट लाइक ओपनिंग को चलो व्हाइट कलर से शो कर देता हूँ, इसके बीच में ऐसे छोटी छोटी स्लिट की तरीके की क्या होती हैं, ओपनिंग होती है, बीच में सुराख होते हैं। और क्या करते हैं ये सुराग, डेट प्रिवेंट द इंटरिंग ऑफ यूरिनरी फिल्टर, दे प्रिवेंट द प्रोटीन, यानी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको एंटर नहीं दे होने देते यूरिनरी फिल्ट्रेशन में। यानी जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो हमारे प्लाज्मा के अंदर कोई बड़े बड़े जो प्रोटीन होते हैं वो कहीं जो है वो ब्लड के सेल से पास, ब्लड कैपिलरी से पास होके हमारे बोमेन कैप्सूल में ना आ जाए। तो उनको निकलने से जो रोकता है वो कौन रोकते हैं, ये जो है वो पोडोसाइट्स रोकते हैं। मतलब 7 नैनोमीटर के करीब करीब अगर किसी प्रोटीन का साइज था और वो ब्लड कैपिलरीज से निकल के बोमेन कैप्सूल में आने की कोशिश करेंगे तो ये पोडोसाइट्स क्या करेंगे, उनको रोक देंगे। तो पोडोसाइट्स का काम क्या हो गया, प्लाज्मा के अंदर जो लार्ज प्रोटीन होते हैं उनको जो है वो एंटर होने से रोकता है, किसके अंदर, यूरिनरी फिल्ट्रेशन में, मतलब बोमेन कैप्सूल के अंदर उसको एंटर होने से रोकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर आगे चलेंगे, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो करें। अलीशा जुल्फ़िकार ज्वाइन कर चुकी हैं, हाँ महरीन निसार भी हैं, मुस्तफा भी हैं, सहर बतूल भी जो हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं। चलिए, कोई नहीं है यहाँ से, यहाँ तक क्वेश्चन। अभी मैंने रीनल कैप्सूल के बारे में सिर्फ बात की है। रीनल कैप्सूल में हमने जो है वो ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ लिया, हमने बोमेन कैप्सूल के बारे में बात कर ली, हमने ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड सप्लाई की बात कर ली, एफरेंट आर्ट्यूल ब्लड लेकर आ रही है, इफ्रेंट लेके जा रही है, पोडोसाइट्स के बारे में बात कर ली, पोडोसाइट का फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ऑल, अब वही वाली बात होगी कि ऑल द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैज टू फॉर्म इफरेंट आर्ट्यूल, यानी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज मिलकर क्या बना लेती हैं, इफरेंट आर्ट्यूल बना लेती हैं, विच एग्जिस्ट द मेल पिग इन बॉडी। वही वाली बात हो गई, मैंने इफरेंट आपको बता चुका था अभी, जिस तरह से ये मिसाल के तौर पे ये बोमेन कैप्सूल है और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ये ग्लोमेरुलस हैं इनको मिलाकर हम कह देते हैं रीनल कैप्सूल, या इसको मिलाकर हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस मेल पिगिन बॉडी भी कह देते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस है कि कैपिलरीज इन्होंने मिलकर क्या बना ली, मिलकर एक दूसरी ब्लड वेसल एक और आर्ट्रियूल बना ली, जिसको हम कह रहे हैं इफ्रेंट आर्ट्रियूल, जो कि फिर क्या गई, जो कि इस मेल फिगिन बॉडी से कहाँ निकल गई, बाहर की तरफ निकल गई। आगे जाके क्या करती है बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ तक से सही, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ, जो कि है रीनल ट्यूब्यूल। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे। चलिए, हो गया आपका बोमेन कैप्सूल, और उसके बाद फिर ये बोमेन कैप्सूल आगे जाकर क्या हो गया, ऐसे कन्वुलेटेड हो गया, बोमेन कैप्सूल आगे निकला और ऐसे मुड़ गया।
और इसको हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम, ये रीनल ट्यूब्यूल, आगे चलकर बोमेन कैप्सूल क्या बनाएगा, एक लॉन्ग ट्यूब बनाएगा, और उस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल। लेकिन रीनल ट्यूब्यूल के नाम चेंज होते जाएंगे, अब देखें। कहता है बोमेन कैप्सूल फर्दर एक्सटेंड एंड फॉर्म रीनल ट्यूब्यूल, यानी ये जो बोमेन कैप्सूल है ये आगे मजीद बढ़ता है। येलो कलर दे देता हूँ इसको मैं। ये देखो ये बोमेन कैप्सूल है, ये आगे मजीद एक्सटेंड हुआ और एक ट्यूब बनाई आगे इसने, और इस ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। ऐसे आगे चला, इसने क्या बना ली, ये रीनल ट्यूब्यूल। अब कहता है रीनल ट्यूब्यूल बिकेम हाईली क्वाइल्ड, दिस क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। यानी बोमेन कैप्सूल से जब ये रीनल ट्यूब्यूल निकलती है तो ये हाईली क्वाइल्ड, बहुत ऐसे मुड़ जाती है, और जब ये मुड़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक, बोमेन कैप्सूल के नजदीक है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इस प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल का क्या होगा, तो कहता था प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल रन डाउन टूवर्ड द रीनल पैरामिड। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस लाइन का जो ये वाला पार्ट है किडनी का, कौन सा पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाले पार्ट को मैं कह देता हूँ ये मेड्यूला है। तो कहता है कि द प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल रन डाउन टुवर्ड द रीनल पैरामिड। ये जो मैं आपको बताया था कि जो मेडुला होता है उसमें ऐसी पैरामिड शेप की, कोन शेप की स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड कहते हैं। तो कहता है कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, क्या होगा, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल रन डाउन नीचे की तरफ जाएगी, किसमें, रीनल पैरामिड, पैरामिड के अंदर जो है वो क्या है, जाएगी। द प्रॉक्सिमल कन्विल रन डाउन टुवर्ड द रीनल पैरामिड ऑफ मेडुला, मेडुला के, एंड बिकेम descending loop limb ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले की कौन सी लिम्ब बना लेगी, descending limb। और उसके बाद क्या होगा, द ट्यूब्यूल देन टर्न बैक टूवर्ड बोमेन कैप्सूल, फिर यही ट्यूब दोबारा बोमेन कैप्सूल की तरफ चली जाएगी। देखिए से दोबारा ये बोमेन कैप्सूल यानी कोर्टेक्स की तरफ चली गई, दोबारा बोमेन कैप्सूल यानी कोर्टेक्स की तरफ चली गई। और यहाँ इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया ये एसेंडिंग लिम्ब। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब ये थोड़ी सी थिक होती है तो मैं इसको थिक कर दे, ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है डिसेंडिंग लिम्ब। और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले फंदे की तरह की स्ट्रक्चर है, इसको हम कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहता है इन इन द कोर्टेक्स रीनल ट्यूब्यूल, कोर्टेक्स के अंदर रीनल ट्यूब्यूल या कह लो कि असेंडिंग लिम्ब क्वाइल्ड अगेन, कोर्टेक्स के अंदर ये असेंडिंग लिम्ब दोबारा क्या हो जाती है, ऐसे क्वाइल्ड हो जाती है। ये कोर्टेक्स में जाके दोबारा क्या हो गई, क्वाइल हो गई। और वहां पर क्वाइल होने के बाद फिर एक और कन्विलेटेड ट्यूबुल बना लेती है, क्वाइल ट्यूबुल बना लेती है, और उसको हम कहते हैं डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूबुल। डिस्टिल मतलब दूर। अब देखो ये जो है वो दूर है किससे, बोमेन कैप्सूल से, तो इसको कह दो डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूबुल। और उसके बाद क्या होता है कि several distal convoluted tubule join to form a common duct called collecting duct। अब क्या होता है कि बहुत सारी डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल, ये एक नेफ्रॉन है ना, इस एक नेफ्रॉन की ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल, यहाँ पर एक दूसरे नेफ्रॉन नेफ्रॉन की भी डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल, एक ये तीसरे नेफ्रॉन की भी डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल, यहाँ मैं नेफ्रॉन भी बना देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये एक दूसरा नेफ्रॉन है, इसकी भी डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल, ये बोमेन कैप्सूल है, इसकी डिस्टिल कन्विलेट, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स एक इसमें खुलेंगी, एक डक्ट में खुलेंगी, एक कॉमन डक्ट में खुलेंगी, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की क्या खुलेंगी, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल आएंगी। तो मतलब कहने का ये है कि कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बनाते हैं। तो ये हमने बात किसकी कर ली, हमने बात कर ली बेसिकली जो है वो नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में जो है हमने यहाँ पर बात की। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो है वो
तो एक दफ़ा फिर यहाँ पर उसको बता देता हूँ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। यहाँ पर जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की मैंने बात की तो सबसे पहले जो है ये बनाया मैंने बोमेन कैप्सूल, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गई ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैंने कहा ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलस को ब्लड दे रही है और इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर जा रही है। इनके फंक्शन क्या होते हैं ये बाद में डिस्कस करूंगा। प्रॉक्सिमल कन्विलेटिव जब मैं इसका पूरा का पूरा इसकी फिजियोलॉजी बताऊंगा ये कैसे काम करता है तब डिस्कस करूंगा, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद ये आगे चलकर बोमेन कैप्सूल में जो ये आगे चलकर थोड़ा जो है वो क्वाइल्ड हुआ, हाईली क्वाइल्ड हुआ, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूबुल। फिर प्रॉक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूबुल दोबारा नीचे की तरफ रीनल पैरामिड की तरफ चला जाता है और फिर मुड़कर टर्न होके दोबारा आ जाता है किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में एक डेसेंडिंग लिम्ब है और एक क्या है, एसेंडिंग लिम्ब है। फिर जब ये कॉर्टेक्स में आ जाता है एसेंडिंग लिम्ब तो मजीद जो है वो क्या हो जाता है, क्वाइल हो जाता है, और इसको हम कहते हैं डिस्टिल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल। फिर डिस्टिल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल एक डक्ट में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन डिस्टिल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल खुल रही होती है, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने बात कर ली किसकी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। और अगर मैं इस तरह से बात करूं कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया नहीं, नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी एक जक्स्ट्रामेंडुलरी नेफ्रॉन होते हैं और एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जस्ट एक जर्नली एक नेफ्रॉन की मैंने आपको क्या बताई है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बताई है। आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो करें, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक करें। सर नेफ्रॉन, क्वेश्चन आया सर नेफ्रॉन यूनिसेलुलर सेल होते हैं, यूनिसेलुलर सेल होते हैं? नहीं नहीं, नेफ्रॉन यूनिसेलुलर कब होते हैं, ये नेफ्रॉन तो मल्टी सेलुलर होते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये आपकी बात का जवाब किस तरह है। ये देखो, अब मैंने अगर ये बना रहा हूँ, ये देखो बोमेन कैप्सूल में बना रहा हूँ इधर, तो क्या बोमेन कैप्सूल में तो बहुत सारे सेल हैं। ये देखो मैं सेल बना रहा हूँ, ये बोमेन कैप्सूल में क्या है, ये सारे सेल्स हैं। सही, बोमेन कैप्सूल में देखो ये एपिथेलियल सेल यहाँ पर भी है बोमेन कैप्सूल में। फिर ये डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूबुल में भी देखो कितने सारे सेल्स हैं, ये सारे इसकी वो तमाम वॉल पे क्या है, वो सारे सेल हैं। तो ये यूनिसेलुलर तो नहीं है, नहीं मल्टी सेलुलर है मल्टी सेलुलर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन नजर हमें आम आंख से नहीं आएगा, किससे आएगा, माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, साइज बहुत छोटा है इसकी वजह से। सही है ना? नजर कैसे आएगा आपको, ये माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, यूनिसेलुलर नहीं है। आगे चलते हैं अभी इसका। तो सर फिर हम ये नहीं कह सकते कि नेफ्रॉन एक टिश्यू है। जी एक टिश्यू है, लेकिन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। एक टिश्यू ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बना ली है, सही है ना, फंक्शनल यूनिट है। आगे ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन की तरफ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुका। ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है वो दोबारा उसी तरह, तो ये आपका हो गया बोमेन कैप्सूल। अब हमारे किडनी की तरफ जो ब्लड लेकर आ रही होती है वो कौन लेकर आती है, ये एफरेंट आर्टरी।
एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियूल्स। और एफरेंट आर्ट्रियूल जो हैं वो छोटी ब्लड कैपलरीज बना लेती हैं, कैपलरीज का एक जाल बना लेती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो हम अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियूल है, ये जो बना है जिससे ग्लोमेरुलस निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एफरेंट आर्ट्रियूल। एफरेंट आर्ट्रियूल किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, सप्लाई ब्लड टू ग्लोमेरुलस। आप ये देख लें, एफरेंट आर्ट्रियूल है, ये ब्लड किसको लेके जा रही है, ग्लोमेरुलस को। फिर इस ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर की तरफ जो लेके जा रही है, एफरेंट आर्ट्रियूल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, डायमीटर बड़ा होता है, और इफरेंट आर्ट्रियूल का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। इस डायमीटर के डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि अब ग्लोमेरुलस से ब्लड जो बाहर लेके जा रही है वो कौन सी वाली आर्ट्रियूल लेके जा रही है, इफरेंट आर्ट्रियूल। कौन सी आर्ट्रियूल लेके जा रही है, इफरेंट आर्ट्रियूल। फिर ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसने आगे जाकर ऐसे मुड़ गया, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल बनाया, फिर ये नीचे गया, लूप ऑफ हेनले बन गया, फिर दोबारा कौन सी वाली बन गई है, डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल बन गई। अब यही इफरेंट आर्ट्यूल से, इफरेंट आर्ट्यूल से मजीद कुछ कैपलरीज निकलेंगी जिनको हम, जो के सराउंड कर लेंगी किसको, प्रॉक्सिमल और डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को। अब ये देखें, ब्लड कैपलरीज जो इफरेंट आर्ट्यूल से निकली हैं, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही हैं, उनको क्या कह रहे हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। उनको हम क्या कह रहे हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। इसके बाद पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज ही से कुछ ब्लड कैपलरीज निकलती हैं, ब्लड वेसल, जो कि इसके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती हैं। देखो ऐसे लूप ऑफ हेनले के क्या चल रही हैं, ये पैरेलल, साइड साइड। इसको कहते हैं वाजा रेक्टा। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वाजा रेक्टा। तो मतलब ये ब्लड वेसल्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ब्लड सप्लाई टू किसको, टू नेफ्रॉन। और फिर यही पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज जो हैं आपस में मिलती हैं, इनके मिलने से बनती हैं वेन्यूल। इनके मिलने से क्या बनती हैं, वेन्यूल। और वेन्यूल आगे चलकर किसमें खुल जाती हैं, रीनल वेन में। ये जो आर्ट्रियूल्स हैं, ये कौन सा वाला ब्लड लेकर आई हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। फिर इसके साथ यूरिया लेकर आई, यूरिया किस में चला गया, यूरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूरिया किस में चला गया, यूरिया चला गया, और जो ब्लड फिल्टर हो गया किस में आ गया, ये आ गया बोमेन कैप्सूल में। ऑक्सीजन किसने इस्तेमाल कर ली, इन नेफ्रॉन के सेल्स ने इस्तेमाल कर ली। और बाकी जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फिर किस में आ गया, वो फिर आ गया इस वेन्यूल में, और वेन्यूल से किस में आ गया, ये वेन में आ गया। इस तरह से ये ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, इसको सप्लाई हो रहा है। चलें देखते हैं आपकी बुक क्या बता रही है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू आपकी, ये तो मैंने सिंपल सा लिख दिया था, आपकी बुक के बारे में देख लेते हैं कि क्या बता रही है, किसके बारे में, ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन के बारे में आपकी बुक क्या कह रही है। तो आपकी बुक कहती है, रीनल आर्टरी एंटर इन द किडनी एट हाइलस, हाइलस कह लें, हाइलम कह लें, उसके जरिए रीनल आर्टरी किस में एंटर होती है, रीनल आर्टरी एंटर होती है किडनी में। मिसाल के तौर पे ये रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी किस में एंटर हुई, ये एंटर हो गई किडनी में। फिर इस रीनल आर्टरी से निकली ब्रांचेस, छोटी छोटी क्या निकल गई है, ब्रांचेस निकली। रीनल आर्टरी से जो वन ऑफ, रीनल आर्टरी से स्मॉलर आर्ट्रियूल्स निकली, जिसमें से वन ऑफ द आर्ट्रियूल्स सच एज एफरेंट आर्ट्रियूल्स फॉर्म द डेंस नेटवर्क ऑफ ग्लोमेरुलस एंड लीव द, उसने क्या बना लिया, इसमें से एक आर्ट्यूल जो थी उसको हमने कहा एफरेंट आर्ट्यूल। एफरेंट आर्ट्यूल ने बना लिया एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा ग्लोमेरुलस। इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ने को जो लीव किया, यानी ब्लड जो लीव करेगा ग्लोमेरुलस से, वो किसके जरिए करेगा, वो एक दूसरी आर्ट्यूल से करेगा जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्यूल। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होता है कि जो कैपलरीज में, मिसाल के तौर पे आर्ट्रियूल्स खुलती हैं कैपलरीज में, फिर कैपलरीज आगे चलकर क्या बनाती हैं, कैपलरीज आगे चलकर वेन्यूल बनाती हैं। कैपलरीज से आगे चलकर क्या बनता है, कोई आर्ट्रियूल नहीं बनती। नॉर्मली हर जगह पर हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में कैपलरीज से निकलती है वेन्यूल।
लेकिन ये वाहिद हमारे पास ये एक्सेप्शन है वाहिद कि ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं ये मजीद वेन्यूल नहीं बना रही, ये फिर एक आर्टरी बना रही हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इफरेंट आर्टरीज। इससे क्या बन गया, इससे बन गया हमारा इफरेंट आर्टरीज। फिर आगे आपकी बुक बता रही है कि द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरीज इज लार्जर देन इफरेंट आर्टरीज, यानी एफरेंट आर्टरीज का डायामीटर जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा है इसके मुकाबले में इफरेंट आर्टरीज की वजह से। इस डायमीटर की डिफरेंस की वजह से आर्टरीज के ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। द efferent arterioles extended down and forming a network of capillaries called peritubular capillaries। और यही जो इफरेंट आर्टियूल्स है ये फिर छोटी छोटी कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लेगी, एक जाल बना लेगी, ऐसे कैपिलरीज का एक जाल बना लेगी जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल को सराउंड करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तस्वीर बना के दिखा चुका हूँ पहले पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की। और ये जो सराउंड करेगी किसको, इसको ये इसको जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल को, और साथ साथ जो है वो लूप ऑफ हेनले के भी कुछ पार्ट्स पर होगी। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा जो होता है उसको क्या सप्लाई करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं इसके नेफ्रॉन के सेल्स को, और आपका जो किडनी के सेल्स होते हैं इनको न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करते हैं, और साथ में क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन भी जो है वो सप्लाई करते हैं। It moved downward along the loop of Henle and branches is laterally connected with the capillaries of renal vein। फिर आगे चलकर ये किससे कनेक्ट हो जाती हैं, ये नीचे जाती हैं और आगे चलकर ये कनेक्ट हो जाती हैं रीनल वैन से कनेक्ट हो जाती है। ब्लू जो मैं बना रहा हूँ ये रीनल वैन है। और उसके बाद कहता है जब ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो चलती हैं उसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। वो नहीं, मेडुला वाले पार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, और तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा से फिर ये आगे चलकर मैंने आपको बताया उसी तरीके से क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे जो है वो वेंस बना लेंगे। क्लियर हुआ है यहाँ तक कुछ? इसकी जो सिंपल सी समरी लिखवा देता हूँ। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियूल, एफरेंट आर्ट्रियूल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियूल, इफरेंट आर्ट्रियूल से जो है वो पेरीट्यूबुलर,